तो उमा, आपको लगता है कि इजराइल जो जवाबी हमला करेगा उसमें एक तरह से ईरान को कमज़ोर करने के लिए इन जगहों को पहले निशाना बनाएगा जहां से उसको ताकत मिल सकती है, जैसे ऊर्जा के भंडार हो, चाहे वो तेल हो या उसके पावर स्टेशन हो? उसका जो खास निशाना होता है यूक्रेन के ऐसे ठिकाने होते हैं जहां से ऊर्जा पैदा होता है या जहां पे ऊर्जा का संचयन होता है। तो उमा, इसी मैं तरीके आपको बता दूं, ये तस्वीरें इराक से हैं। इराक में रात के वक्त ये जश्न हो रहा है और ये बिल्कुल ड्रेस में यहाँ दिख रहे हैं। अभी कुछ देर बाद जानकारी आएगी कि ये तस्वीरें बिल्कुल हैं क्या, लेकिन ये जश्न है इराक के अंदर। अब आप अपना जवाब जारी रखें। जी बिल्कुल, देखिए सैन्य रणनीति का हिस्सा होता है कि दुश्मन को वहां चोट की जाए जहां सबसे ज्यादा चोट लगे। तो जो एक अटैक ईरान की तरफ से किया गया है और जिस तरीके से सैकड़ों की तादाद में जो रॉकेट्स और मिसाइल्स जो हैं वो दागे गए हैं, तो इजराइल की या फिर उसके सहयोगी देश के तौर पे अमेरिका की कोशिश ये होगी कि वहां चोट किया जाए ताकि ईरान की क्षमता जो है उसको खत्म किया जा सके। और इसलिए जैसा कि कमर आगा साहब बोल रहे हैं कि क्योंकि संशय इस बात का भी है कि ईरान किसी तरह से डर्टी बम का इस्तेमाल भी कर सकता है, क्योंकि अब वो देख रहा है कि उसके पास कोई चारा नहीं बचा है और इजराइल की ताकत से वो वाकिफ है। तो ऐसे में कुछ उसका ज्यादा नुकसान हो उसके पहले वो अंतिम हथियार के तौर पे किसी तरह के न्यूक्लियर बम का, जो कि उसने अगर कच्चे पक्के तरीके से तैयार किया, कोई क्रूड बम उसने तैयार किया है, तो उसका इस्तेमाल करना चाहेगा। तो इसलिए अमेरिका और इजराइल की पहली कोशिश ये होगी कि ऐसी किसी क्षमता पर चोट की जाए। दूसरी बात यह है कि जो उसका रडार सिस्टम है जो कि बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं है, तो उसको भी नुकसान पहुंचाया जाए ताकि वो आक्रमण को पकड़ पाने में और उस हिसाब से अपना जो एक पोजीशन है वो लेने में नाकाम हो, और दूसरी तरफ उसकी आक्रमण की क्षमता जो है वो नष्ट हो जाए। क्योंकि ये देखिए ना कि जितने बड़े पैमाने पे ये आक्रमण किया गया, तो उसको भी इंटरसेप्ट करने के लिए बहुत ताकत जो है वो लगानी पड़ी है। अमेरिका के जो बेड़े हैं वो भूमध्य सागर में मौजूद हैं। उसके अलग अलग सैन्य ठिकानों पे 43,000 के आसपास जो अब सैनिक हैं वो हो गए हैं। और इसके अलावा जो इजराइल है उसको अपने आयरन डोम और उसके अलावा जो एरो 1 और 2 है उस पूरे सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जॉर्डन जैसा देश जो है, जिसने अप्रैल में भी इजराइल की मदद की थी और वो एक तरह से रुख के विरुद्ध जाता दिखाता, हालांकि जॉर्डन और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और बावत ही जॉर्डन जो है वो इजराइल के साथ खड़ा नजर आता है। उसने ये भी बयान दिया था कि वो अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल जो है वो इजराइल पर हमले में नहीं होने देगा। तो ये पूरी ताकत लगानी पड़ती है कि जो अटैक हो गया उसको रोकने में, वो अटैक ही ना हो। तो पहली कोशिश तो यही होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जाए और ऐसी सैनिक क्षमता जिसके जरिए ऐसे लॉन्चर्स जहां से ये मिसाइल दागे जा रहे हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए। तो रणनीतिक तौर पे जो पहला जो 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 निशाना है वो ऐसे इलाके बन सकते हैं और उसके बाद जो है लड़ाई जो है जिस तरह से आगे बढ़ेगी। हालांकि रिहायशी इलाकों पे बमबारी से इजराइल ने गाजा में भी कोताही नहीं की। उसको जब जब लगा कि यहाँ हमास के आतंकी हो सकते हैं या उनका जो कमांड सेंटर है वो हो सकता है, तो ये दलील देकर उसने रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। तो कल को ईरान के रिहायशी इलाकों को भी, आम लोगों के इलाके को भी निशाना बनाता है तो कोई उसमें अचंभे की बात नहीं होगी। लेकिन पहली कोशिश उसकी वही होगी कि ईरान की सैन्य क्षमता को नष्ट किया जाए ताकि वो इस तरह के हमले के काबिल ना रहे। जी, और इस बीच अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने कहा है कि ईरान का जो मिसाइल हमला है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, अनएक्सेप्टेबल है, यानी स्वीकार्य नहीं है और पूरी दुनिया को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की ओर से लॉन्च किए गए और 100 जो मिसाइल हैं इनको इजराइल ने इफ़ेक्टिवली डिफीट कर दिया इस हमले को, यानी इसकी कई जो मिसाइल्स हैं ईरान की अधिकतर उनको बीच रास्ते में ही रोक दिया। तो